Hello, good morning, students. Uh, Welcome your Sen Academy for Media UGC नेट पेपर वन क्लासेस। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो यूजीसी नेट का पेपर वन है उसमें टोटल 10 यूनिट्स है और 10 यूनिट्स में से हमारी रिसर्च सेकंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो मेरे हमारे साथी थे, जो बाकी टीचर्स थे, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड कराया आपको, काजल जी ने। और बाकी टीचर्स भी आपको पेपर वन फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो आपका वंस अगेन सैन अकेडमी फॉर मीडिया पेपर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पेपर वन की जो क्लासेज है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है कुलदीप कुमार। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2022 में। और हम इसको कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हम सिलेबस पढ़े, जो भी हम थ्योरी पढ़े, वो डायरेक्टली हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि वो हमें एग्जाम में मदद कर सके। तो इसी चैप्टर की जब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जैसे पहले आपने इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी जो टीचिंग की जो स्किल है, एबिलिटी है, उसके बारे में बताता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने इसमें यहाँ लिखा भी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड, व्हाई नॉट एटीट्यूड। तो आपने कभी ध्यान दिया, कभी सोचा कि यहाँ पर एटीट्यूड वर्ड क्यों नहीं है? जब हम यूनिट वन की बात करते हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, और यूनिट टू की बात कर रहे हैं तो हम पेपर वन की उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो जब सिलेबस डिजाइन हुआ हमारा पेपर वन का, तो वहाँ एटीट्यूड क्यों नहीं लिखा? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि किसी पर्सन का क्या एटीट्यूड है, हम ये कभी नहीं बोलते कि उसका एप्टीट्यूड क्या है। और जब हम रिसर्च की या एलिजिबिलिटी या टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें हम एप्टीट्यूड वर्ड का यूज करते हैं। अब आइए जानते हैं इसमें एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। अब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दो बिल्कुल सिमिलर से वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। जब भी हम एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है स्किल। कोई भी हमारी जो स्किल है, स्किल से रिलेटेड होता है। और दूसरा हमारी एबिलिटी, कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है। तो जैसे कि इसमें लिखा है हमने कि एप्टीट्यूड इज ए पर्सन्स नेचुरल हैबिट, नेचुरल एबिलिटी टू लर्न समथिंग। एप्टीट्यूड मेजर्स द पर्सन एबिलिटी टू एक्वायर द स्किल एंड एबिलिटी। तो एप्टीट्यूड में हम कोई भी स्किल या एबिलिटी डेवलप करते हैं। और एटीट्यूड हमारा क्या है कि एटीट्यूड होता है किसी पर्सन की कोई फीलिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, और कोई ना कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी भी विषय को लेके, है ना। तो एप्टीट्यूड सॉरी जो एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड किसी इश्यू का और पर्सन का, जैसे कई बार बात करते हैं ना कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है एटीट्यूड, और हमारा एटीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड में हमेशा हम स्किल की बात करते हैं और एबिलिटी की बात करते हैं। इसीलिए जो हम हमारी जो यूनिट है नेट में, वो या तो टीचिंग एप्टीट्यूड है और या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है। हम यहाँ एटीट्यूड की बात नहीं करते, क्योंकि हमें जब हम नेट क्वालिफाई कर जाएंगे या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसमें हमें एबिलिटी डेवलप करनी है। हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, टीचिंग की स्किल होनी चाहिए, हमारे अंदर रिसर्च की स्किल होनी चाहिए। इसीलिए हम जो है ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि कल को हम जब हमारा नेट जेआरएफ हो जाएगा या तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे या फिर किसी रिसर्च एकेडमिक ज्वाइन करेंगे, हम पीएचडी वगैरह करेंगे या बाकी जो रिसर्च एजेंसी है उसमें जाएंगे, तो वहां पे हमारी अब जो नेट हम क्वालिफाई करते हैं तो ये माना जाता है कि जो जिसने भी नेट क्वालिफाई किया उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी है और रिसर्च एबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं मुझे यही बताना था आपको कि टीचिंग की जब हम बात करते हैं, रिसर्च की हम बात करते हैं, तो हम वहाँ एप्टीट्यूड की बात करते हैं, हम वहाँ एटीट्यूड की बात नहीं करते। ये बात आई समझ में? एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं बीच में। तो इसमें वंस अगेन हम एक बार फिर देख सकते हैं कि बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में जब भी हम पेपर वन की क्लासेज करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर वन के, काफी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड नेचुरल एबिलिटी है, और जो एप्टीट्यूड की बात है वो हमारा मेंटल भी है और फिजिकल भी है, मतलब फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, इन दोनों की हम बात करते हैं। ठीक है। और एटीट्यूड में सिर्फ हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव की या बाकी चीजों की बात करते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, तो अब हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं कि जैसा आप सभी को पता है कि जब भी हम मीनिंग और डेफिनेशन की बात करेंगे रिसर्च की, तो रिसर्च कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फर्स्ट क्या है, री, और सेकंड क्या है हमारा, सर्च। तो जो फर्स्ट री का मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब मीन टू फाइंड आउट समथिंग। तो रिसर्च का मतलब है कि हम सर्च कर रहे हैं कोई अगेन एंड अगेन, कोई ना कोई चीज हम सर्च कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई ना कोई चीज सर्च करते हैं, तो उसमें एक चीज ये है कि रिसर्च का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हम अगेन एंड अगेन किसी कॉन्सेप्ट पे या किसी टॉपिक पे, है ना, बार बार रिसर्च करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं। कोई नई नॉलेज को फाइंड आउट कर सकते हैं हम, हो सकता है कि हम कोई थ्योरी लेके आ रहे हो, है ना, हो सकता है हम कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, सकता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम वेरीफाई कर रहे हो, हम कोई न्यू नॉलेज लेके आना चाह रहे हो, हम कोई इनोवेशन करना चाह रहे हो, है ना, हम कोई डिस्कवरी करना चाह रहे हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो रिसर्च का वो मतलब है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें रिसर्च को लेकर समझनी चाहिए, जैसे हम बेसिकली साइंस की स्टडी करते हैं मोस्टली, तो साइंस एक्चुअली है क्या। तो साइंस भी क्या है, साइंस नेचर की स्टडी है। साइंस नेचर की स्टडी है। नेचर की क्या है, एक तो है सिस्टमेटिक, और सेकंड हम इसमें बात करते हैं वो है लॉजिकल, है ना। सिस्टेमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ द नेचर साइंस को कहते हैं हम। इसी तरीके से जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च भी हमारी क्या है, रिसर्च भी एक साइंटिफिक मेथड है। तो इसमें एक बात हमेशा में ध्यान रखती है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है नेट में, कि हमारी अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच कोई नहीं होती। रिसर्च ऑलवेज बेसिकली साइंटिफिक ही होती है। रिसर्च जब भी हम करते हैं उसमें नॉन साइंटिफिक जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस तरीके से हम साइंस की स्टडी करते हैं, इसी तरीके से हम रिसर्च की स्टडी करते हैं। क्योंकि इसमें जब हम मैं साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी हम ऐसी चीज नहीं लेके आएगी जो नॉन साइंटिफिक होगी, है ना। हम सिर्फ हमेशा सिस्टेमेटिक स्टडी करेंगे, हम लॉजिकल बेस चलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग अप्रोचेज है रिसर्च की, पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म की जो अप्रोच है, उसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे कि 21st सेंचुरी की जो पोस्ट पॉजिटिविज्म की अप्रोच है। लेकिन जो बेसिक कोर नॉलेज है जो हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि कई बार क्या रिसर्च जो है ना कि नॉन साइंटिफिक होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिसर्च नॉन साइंटिफिक नहीं होती, रिसर्च ऑलवेज साइंटिफिक होती है। चाहे वो, अब आप आपका क्वेश्चन आएगा सर सोशल साइंसेज में तो साइंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन इवन सोशल साइंसेज में भी जो हम रिसर्च का पैटर्न फॉलो करते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो हम रिसर्च स्टेप पढ़ेंगे, और रिसर्च स्टेप जो होंगे वो ऑलवेज लॉजिकल होंगे और वो सिस्टेमेटिक होंगे। इसीलिए इवन चाहे वो सोशल साइंसेज की भी स्टडी हो, जैसे फिलोसफी की हुई, पॉलिटिकल साइंस की हुई, हिस्ट्री की हुई, इतिहास में हम शोध करते हैं, या हम राजनीतिक विज्ञान में शोध करें, या कोई भी डिसिप्लिन हो, सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है वो भी, उनकी भी स्टडी सारी की सारी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है। मतलब एक साइंटिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं हम जैसे बात करते हैं कि हम पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, फिर डाटा कलेक्शन के टूल हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सैम्पलिंग कलेक्शन डाटा। तो इस तरीके से हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब एक लॉजिक में चलते हैं। तो मेरी ये बात आपको आई समझ में, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, या इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि रिसर्च साइंटिफिक होगी या नॉन साइंटिफिक। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि क्या सोशल साइंसेज की रिसर्च भी नॉन साइंटिफिक होती है। तो इवन सोशल साइंसेज की भी रिसर्च साइंटिफिक होती है। तो ये
कॉन्सेप्ट था इसमें। तो बेसिकली हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें कि चाहे वो रिसर्च हमारी साइंस की हो चाहे सोशल साइंस की हो, दोनों की दोनों हमारी जो, चाहे ह्यूमैनिटीज की हो चाहे कॉमर्स की, कोई भी डिसिप्लिन हो, वो ऑलवेज साइंटिफिक होती है, वो सिस्टेमेटिक होती है और लॉजिकल होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड एडवांस जो लर्नर डिक्शनरी है, उसने रिसर्च को कैसे एक्सप्लेन किया। उसने लिखा है कि रिसर्च एक केयरफुल स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट है, स्पेशली इन द ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो यही कह रहा है कि ये एक ऑर्डर है, मतलब लॉजिकल सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो होगा, और उसमें हम कोई ना कोई न्यू फैक्ट सर्च करेंगे या न्यू फैक्ट फाइंड आउट करेंगे, या कोई हम नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो बेसिकली ये हमारा रिसर्च का बेसिक था। तो कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिसर्च की डेफिनेशन को लेके स्टेटमेंट में, या मोर देन वन स्टेटमेंट में, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और नेट में अगर हम थोरोली पढ़ेंगे रिसर्च को एक बार, तो पेपर वन ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी इजी पेपर है और स्कोरिंग पेपर होता है। और रिसर्च तो ऐसा है कि इसमें हम 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। रिसर्च हुआ, टीचिंग हुआ, बहुत सारी यूनिट ऐसी है, अगर मैथमेटिकल पोर्शन को छोड़ दे तो मोस्टली यूनिट में हम 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जब हमारा ये यूनिट खत्म होगी, तो हम इतने एम्पावर होंगे कि हम 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन हम ठीक करने के काबिल होंगे। तो इसको आपको बस थोरोली पढ़ना, और जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आपको पूछना है। डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि जैसे हमने इसके बारे में तो बात कर ही ली, वाई ऑल द रिसर्च आर साइंटिफिक। तो मैंने बताया कि रिसर्च साइंटिफिक होती है क्योंकि अगर हम इसमें देखें पैटर्न में, कोई ना कोई पर्पज होता है हमारा, है ना, रिसर्च का। उसमें हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। जो इन्होंने ये साइंटिफिक मेथड दिया, कई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड के। तो उसमें बेसिकली यही क्या होता है कि हम कोई ना कोई सबसे पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और जैसे जैसे हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाती है उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन के बाद हम, जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन कर दी, तो हम ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड की, तो उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं चीजों का, और एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि साइंटिफिक मेथड के रिसर्च स्टेप बताओ, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिसर्च साइंटिफिक क्यों है। क्योंकि ये एम्पेरिकल बेस होती है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिसर्च एम्पेरिकल होती है या नहीं। तो एम्पेरिकल होती है। बेसिकली एम्पेरिकल होता क्या है, एम्पेरिकल जो होता है कि बहुत सारी प्रोसेस है, वो सिर्फ लॉजिक नहीं, बहुत सारे ऑर्डर फॉलो करते हैं, बहुत सारे सिस्टम है। कि जैसे लगभग एक दो तीन या जितनी भी सेवरल रिसर्च हो चुकी होती है ऑलरेडी किसी टॉपिक पे, उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो कंक्लूजन होता है, वो एम्पेरिकल होता है। इसलिए बहुत सारे हमने मैथमेटिक्स में एम्पेरिकल फॉर्मूले पढ़े होंगे, या सोशल साइंसेज में हमने देखा होगा भाई ये तो एम्पेरिकल स्टडी कर रहे हैं, है ना। एम्पेरिकल स्टडी का मतलब है, कई बार सोशोलॉजी में माना जाता है कि वो ग्राउंड पे जाके सर्वे करते हैं, हम ग्राउंड में सर्वे करते हैं ना। तो ग्राउंड में जो हम सर्वे करके आते हैं, तो जो सर्वे मेथोडोलॉजी है वो एम्पेरिकल स्टडी का पार्ट है। क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं तो बहुत सारी चीजें एनालिसिस करके ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। तो एम्पेरिकल स्टडी का मतलब है कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो एम्पेरिकल होती है ना। वो सिस्टेमेटिक होती है, उसमें मेजरमेंट होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, और इट रिलाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो बेसिकली हम साइंटिफिक रिसर्च किसको कहेंगे, जिसमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई होंगे, जिसमें लॉजिक होगा, है ना, जो सिस्टेमेटिक होगी। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखें, तो बेसिकली रिसर्च हमारी साइंटिफिक होती है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि लॉजिक होगा, उसमें वो सिस्टेमेटिक होगी, और इलॉजिकल जैसी उसमें कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो, जहाँ से क्वेश्चन आता है जो मेनली, तो उसकी अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग चीजों को लेके, है ना। तो अब बेसिकली जैसे ही हम रिसर्च की बात करते हैं, तो अब उसके बाद आते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो दो चीजें होती है हमारी। तो सबसे जो मेन चीज होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव रिसर्च का, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे हम जनरली कोई भी काम करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, हमारी रियल लाइफ में पूछते हैं ना हमसे कि आपका लाइफ को लेकर एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है।
इसीलिए जैसे, तो कोई कहता है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, तो हर किसी का एम होता है लाइफ को लेके। किसी को सोशल वर्क करना होता है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना होता है, किसी को साइंटिफिक साइंटिस्ट बनना होता है, किसी को जर्नलिस्ट बनना होता है। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट बनते हैं, रिसर्च फील्ड में जाते हैं। तो कि हर चीज का कोई ना कोई एम होते हैं, एम होता है ना, उद्देश्य होता है किसी चीज का, और किसी चीज का ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए रिसर्च के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, आखिर हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछे, तो हमारा जो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, तो जो अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें, टू गेन फैमिलियरिटी विद द न्यू फिनोमिना। तो रिसर्च हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई ना कोई नया फिनोमिना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना, बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रिसर्च करते गए साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी आई, माइकल फैराडे ने चार्ज की खोज की, है ना। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल आए, नील बोर आए, रदरफोर्ड आए, जिन्होंने एटम की खोज की थी उस टाइम पे। और उसके बाद आप आज देखोगे, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारे पास पहले पीसी होते थे, अब लैपटॉप है, टैब आ गए, मोबाइल फोन आ गए। तो ये सारी की सारी क्या है, कोई ना कोई न्यू फिनोमिना लेके आता है। जैसे न्यूटन के लॉ बहुत फेमस है, तो वो कोई ना कोई न्यू फिनोमिना लेके आए, या कोई ना कोई न्यू इंसाइट हो किसी फिनोमिना में, है ना। हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके घरों का। आपने पहले देखे होंगे बल्ब थे जो, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, वो यूज होते थे, येलो कलर, येलो लाइट आती थी उसमें, येलो बल्ब बोलते थे। उसकी कॉस्ट हमारे टाइम पे 5 या 10 रुपए होती थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो बल्ब था, बल्ब से क्या रिप्लेस हो गया है, बल्ब से अब हम आ गए हैं एलईडी पे, जो लाइट एमिटिंग डायोड करते हैं हम, यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट है। तो हमारे पास लाइट तो थी, हमारे पास बल्ब तो थे, एप्लीकेंट तो थे, उसमें हमने रिसर्च कर करके हम बल्ब पे गए, बल्ब के बाद हम एलईडी पे गए। हो सकता है कि एलईडी के बाद अब आगे और कोई नया कॉन्सेप्ट आए। तो बेसिकली एलईडी को लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो ये नई इन्वेंशन है, नई डिस्कवरी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, रिसर्च करके। अगर हम इससे दूसरा एग्जाम्पल ले, हमारा कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल ले, तो हमारा कंप्यूटर 1950s के आसपास जो था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, है ना। तो सेकंड, फिर उसके बाद जनरेशन, आज हमारे पास लैपटॉप है ना, स्मार्टफोन है। तो ये रिसर्च है। ऐसे ही हम उसमें देख सकते हैं, हमारे पास जो फैन थे, जो पंखे थे, आज हमारे पास एसी है, एयर कंडीशन है। ऐसे ही अगर हम कार में देखें, तो कार में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरीके से हर चीज में, मेडिकल साइंस में देखें, तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मेडिकल साइंस में क्या, पहले अगर हम सर्जरी की बात करें तो ओपन सर्जरी होती थी, जो सर्जन थे सर्जन करते थे। अब जो है ना कि आजकल लेप्रोस्कोपिक होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन का ऑपरेशन बोलते हैं जिसको। तो ये सारी की सारी क्या है, डेवलपमेंट है, चाहे कार में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। तो हर किसी सेक्टर में इन्वेंशन हुई है नई नई। तो रिसर्च हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें या फिर तो कोई नया फिनोमिना मिले, या किसी नए फिनोमिना में इंसाइट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल जिससे आप कनेक्ट करो, कोविड के टाइम पे हमारे पास पहले तो कोविड 19 जैसा पेंडेमिक आया नहीं था। तो कोविड 19 पेंडेमिक में हमने बहुत सारी वैक्सीनेशन इजाद की, उसके बाद मेडिसिन इजाद की, और उस पे आज भी रिसर्च है कि कौन सी मेडिसिन ठीक होगी, कौन सी नहीं। तो आपने देखा होगा कि एक टाइम पे हाइड्रोक्लोरोक्विनीन को बता दिया गया था कि ये, इससे कोरोना ठीक होता है, क्योंकि उससे वायरल डिजीज ठीक होती है। लेकिन बाद में पता चला, डब्ल्यूएचओ और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बताया कि क्लोरोक्विनीन से कोविड ठीक नहीं होता है। तो ऐसे ही हम रिसर्च कर करके आगे बढ़ते, चाहे मेडिकल फील्ड की साइंस हो, चाहे हमारी कोई भी सब्जेक्ट हुआ हो, तो उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कोई ना कोई नया फिनोमिना फाइंड आउट कर ले, या उस फिनोमिना में कोई नई इंसाइट लेके आए। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए बात, अगर आपको समझ में आई हो तो। तो सेकंड इसमें क्या है कि रिव्यू एंड सिंथेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रिव्यू करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है,
और नया नॉलेज हम सिंथेसाइज करते हैं। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्ट इससे यही क्वेश्चन आते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रिसर्च के, तो जो रिव्यू हो गया, सिंथेसिस, तो एक कीवर्ड है, आप कीवर्ड बिल्कुल याद रखिए, यही क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो रिव्यू और सिंथेसाइज करने के लिए, न्यू नॉलेज के सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो बेसिकली रहेगा इसमें है कि ऑफर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब भी हम इसकी बात करेंगे हमारी रिसर्च में, एक्शन रिसर्च की बात करेंगे या फिर हम उसकी बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च में और एक्शन रिसर्च में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम का, है ना। तो इमीडिएट सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हमारे लिए कौन सी रिसर्च होती है, तो इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हमारी एक्शन रिसर्च होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अप्लाइड रिसर्च भी सॉल्यूशन के लिए होती है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा रिसर्च का, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे कई बार बोलते हैं कि उस पे, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोविड पे रिसर्च चल रही है, या जीनोम सीक्वेंसिंग पे चल रही है, या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे रिसर्च हो रही है कि भाई कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम करे, है ना। हमारे जैसे एक टाइम था कि पोलियो एक बीमारी थी बहुत ज्यादा, लेकिन लंबे समय तक जब पोलियो ड्रॉप आई तो उस पर रिसर्च करके लोगों ने बताया कि ये मेडिसिन अगर हम देंगे तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। तो पोलियो भी हमारे लगभग खत्म हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारे रिसर्च। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज एंड कंस्ट्रक्ट एंड क्रिएट न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, मतलब नॉलेज, और जनरेट न्यू नॉलेज। तो बेसिकली ये 7 और भी ज्यादा हो सकते हैं, बेसिक बेसिक यही है। तो अगर हम इसको दोबारा से रिवाइज करें, तो किसी भी न्यू नॉलेज को फैमिलियरिटी गेन करने के लिए, फिनोमिना, और उसमें या उसी फिनोमिना में कोई नया इंसाइट लेने के लिए, कोई ना कोई नया नॉलेज सिंथेसाइज करने के लिए, जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिव्यू करने के लिए रिसर्च की जाती है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। तो किसी सिचुएशन और प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ, या कोई आपने देखा होगा जो क्रिमिनल एक्सीडेंट होते हैं, जो क्रिमिनल स्टोरीज होती है, तो उसमें आईओ पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, तो इन्वेस्टिगेट ही करते हैं। तो वो भी एक रिसर्च का पार्ट है। हम रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, हम एक्सप्लोर और एनालाइज करते हैं जनरल इश्यूज को, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू नॉलेज को और प्रोसीजर्स को, और लास्ट इसमें है कि हम जनरेट करते हैं न्यू नॉलेज। तो ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे रिसर्च के। इससे हर बार नेट में क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इजी है। एक बार आप इसको रीड करेंगे तो ये काफी इजी है, तो आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। उससे पहले हमने देखा कि हम ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, कि ऑब्जेक्ट एम्स क्या है। तो इसी तरीके से सेम सिमिलर ही है कि एक बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं, इसमें बेसिकली अगर हम पीएचडी की बात करें, तो पीएचडी की हम बेसिकली, एक तो यही है कि हम डिग्री लेने के लिए करते हैं, है ना। तो रिसर्च डिग्री मिल जाती है हमें रिसर्च में, एक तो एम फिल हो, या फिर एम फिल तो अब मोस्टली यूनिवर्सिटी में खत्म हो गई है, सिर्फ पीएचडी बची है। तो पीएचडी एक तो डिग्री के लिए होगी, डिग्री मतलब हमारा एकेडमिक जो डिसिप्लिन है, एकेडमिक जो वो है, उसमें हम फर्दर कोई एजुकेशन डिग्री लेते हैं। ठीक है, सेकंड है इसमें फेस चैलेंजिंग इन सोल्विंग अनसोल्व प्रॉब्लम। तो जो अनसोल्व प्रॉब्लम है हमारी आज भी, उन प्रॉब्लमों को सोल्व करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो अनसोल्व है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे कैंसर, अगर हम एग्जांपल ले, तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें डेवलप होने की जरूरत है, मेडिकल साइंस में मेडिसिन की जरूरत है ना। तो बहुत सारी हमारी डिजीज ऐसी है, उसमें फर्दर रिसर्च की जरूरत है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश का, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से अनसोल्ड प्रॉब्लम ही है हमारे देश में। ठीक है, या फिर करप्शन हुआ, है ना, करप्शन हुआ, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें हमारे मास कम्युनिकेशन में, जो मीडिया रिसर्च की बात करें, तो मीडिया रिसर्च में भी जितना कंटेंट क्रिएट होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, है ना, चाहे फिर वो, अगर हम मीडिया की बात करें, चाहे फिर हमारा टेलीविजन न्यूज हो, तो इसमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है, बहुत सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिनको लेके हम चैलेंज, इसलिए हम रिसर्च करते हैं।
बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं कि भाई वो कोई ना कोई इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना कि सर्विस टू सोसाइटी, तो क्योंकि हम समाज सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। तो वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दे के जाएंगे। जैसे साइंटिस्ट है, जैसे न्यूटन ने जब रिसर्च किया, गैलीलियो ने की, या बाकी जो साइंटिस्ट है, या हमारे मीडिया स्कॉलर्स की भी बात करें हम, जो हमारे मार्शल मैकलुहान की बात करें हम, है ना, आईवी ली की बात करें, पब्लिक रिलेशन की बात करें, या फिर हम बात करें कि जो सिनेमा स्टडी है, उसमें जो बहुत सारे रिसर्चर है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के हमारे रिसर्चर है, हमारे पीआर के जो रिसर्चर है, तो ये सारे के सारे रिसर्चर जो है ये क्या करते हैं, सर्विस टू सोसाइटी तो करते हैं कि इनको लगता है कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ नई चीज दे के जाए। अभी जैसे हमने कोविड में देखा बहुत सारी चीजें, तो कोविड में जो वैक्सीन का इजाद हुआ, तो वैक्सीन भी क्या, वो एक सर्विस ही है सोसाइटी की। तो बहुत सारे लोग इसलिए रिसर्च करते हैं ताकि वो सोसाइटी को कोई नई चीज देकर जाए, है ना। डिजायर टू एनहेंस सोशल स्टेटस, बहुत सारे लोग सोशल, क्योंकि पीएचडी करते हैं, एक स्टेटस तो अपलिफ्टमेंट होता ही है आपका। इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, अब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग में भी बहुत सारे रिसर्चर होते हैं, है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो मेक गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर होते हैं, तो पॉलिसी मेकर भी क्या करते हैं, बहुत सारी वहाँ वो एक तरीके से रिसर्चर ही होते हैं। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट है हायर करती है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, ये रिसर्चर हायर करती है ना। तो जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए रिसर्च का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम सेंसेक्स क्यों करते हैं, आपने देखा होगा, जनगणना जो होती है, जो सेंसस होता है वो क्यों होता है, वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है ना। उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, होल पॉपुलेशन हमारी होती है। जब हम सैंपलिंग की बात करेंगे तो पढ़ेंगे, तो इसमें हम, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रिसर्च होती है जिसमें जो सैंपल है वो होल पॉपुलेशन पे रिसर्च की जाती है ना। सैंपलिंग की अलग चीज है। तो जो सेंसस है उसमें हमारा जो नंबर पता चलता है कि कितने करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने रूरल है ना, कितने अर्बन है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो रिसर्च का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो पॉलिसी मेकिंग में हमारे लिए यूज होती है। तो रिसर्च हम बेसिकली ये करते हैं। तो अब आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके के आने लगे हैं कि रिसर्च क्या पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है, तो ऑब्वियसली हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। तो आप एक बार थोड़ा हम फैमिलियर हो जाए, तो उससे चीजें हमारी आसान हो जाती है, चीजें इजी हो जाती है ना। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं क्लास में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमने चीजें पढ़ी, जो स्टार्टिंग में चीजें पढ़ी, तो फर्स्ट क्या थी हमारी, रिसर्च की डेफिनेशन, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है, रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट। और ऑब्जेक्टिव में भी जो हमारा क्वेश्चन आता है, वो मैंने जो बात की, जो हम रिसर्च क्यों करते हैं उसी से रिलेटेड ही चीजें आती है ना। तो हमारा एक तो क्वेश्चन हो गया रिसर्च से। अब आप कर दो कि डेफिनेशन रिसर्च क्या है, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारी रिसर्च ऑलवेज साइंटिफिक होती है, चाहे वो सोशल साइंस हो। बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन जैसे ही हम सोशल साइंस देखते हैं, तो सोशल साइंस का लगता होगा कि साइंटिफिक तो सिर्फ साइंस में होती होगी। सोशल साइंस के लिए हम बहुत बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि अनसाइंटिफिक लगा देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च ऑलवेज आपकी साइंटिफिक होती है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स, कि रिसर्च के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, आपने देखा होगा, वैलिडिटी से, रिलायबिलिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से, एक्यूरेसी, है ना, साइक्लिक रिसर्च से, एम्पेरिकल रिसर्च से, जनरलाइजेबिलिटी से, ये सारे की सारे क्या रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स है। तो हम बात करें तो हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, हमारी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी रिसर्च रिलायबल होनी चाहिए, हमारी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, है ना, हमारी एक्यूरेसी होती है। कई बार क्या आता है, मल्टीपल जो एमएसक्यू होते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कि कौन-कौन से जो ऑप्शन है, वो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ के जाना है थोरोली, है ना? तो जो चाहे कोई भी बुक हो आपके पास, उससे एक बार भी अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे ना रिसर्च की, तो आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं, अगर एक बार हम थोरली कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें। क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो साइंटिफिक है या मैथमेटिकल पोर्शन है, या हमें बहुत सारा ब्रेन इसमें इन्वेस्ट करना, कोई नई चीज मैथ है, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में चीजें लगती है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा। और जैसे हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो काफी इजीली हम क्वेश्चन ठीक करेंगे, है ना? तो बहुत इजीली हम स्कोर कर सकते हैं, इसमें बहुत स्कोरिंग यूनिट है ये। तो हम अगर रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबल होनी चाहिए हमारी रिसर्च जनरलाइजेबल होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए, सिस्टेमेटिक होनी चाहिए, रिसर्च साइक्लिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अब इन्हीं को करेक्ट हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिविटी। बेसिकली दो चीजें होती है, अगर आपने कभी दिया हो तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, और दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई चीज ऑब्जेक्टिव है, उसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग, है ना, डिक्शनरी मीनिंग। और सब्जेक्टिव को हम कोनोटेटिव भी बोल देते हैं बहुत बार। नहीं आया होगा समझ में, मैं समझाता हूँ इसको। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो चीज जैसी है ना, उसको वैसे ही देखना हमने, है ना, बिल्कुल लिटरल मीनिंग। और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन मीनिंग वेरी करता है ना? ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलग तरीके की चीज होगी, अमेरिका के लोगों के लिए अलग होगी, है ना? चाइना के लोगों के लिए अलग होगी, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? सब्जेक्ट होगी, कंट्री सब्जेक्टिव होगी। अगर हम इसको और इजी लैंग्वेज में समझे, तो अगर आप देखोगे, ये इमेज है जो आपको दिख रही होगी, और बीच में हमारे संतरे हैं, है ना? तो इधर का जो जो पर्सन ए है, मैं इसको मार्क कर दूं, ये पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए क्या लिखा हुआ है? दीज आर ऑरेंज, है ना? तो जो ये ऑरेंज है, इसको माइंड में ऑरेंज है, क्योंकि ये ऑरेंज है तो डायरेक्ट परसेप्शन ले रहा है ना इससे। तो ये जब डायरेक्ट कह रहा है कि दीज आर ऑरेंज, तो ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। मतलब इसने कोई भी अपनी तरफ से इसमें व्यू नहीं जोड़ा, है ना? इसमें इसने कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं ऐड की, ना ही कोई प्रिजुडाइज, है ना? और जो बी पर्सन है, बी में क्या लिखा है कि आई लव ऑरेंज। तो इसका मतलब है कि इसको ऑरेंज पसंद है। तो जब ये ऑरेंज देख के कह रहा है कि मुझे ऑरेंज पसंद है, तो ये है सब्जेक्टिविटी। कोई सी पर्सन होता है तो वो क्या देता? आई वांट टू ईट ऑरेंज, है ना? तो ये क्या होगी? ये सब्जेक्टिविटी होगी किसी चीज की, है ना? सब्जेक्टिविटी क्या होती है? पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना? और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? लिटरल मीनिंग है, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज है, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, इसमें इससे बहुत बार क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी का रिसर्च में। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, कि सब्जेक्टिविटी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे सब्जेक्टिव ये कह रहा है कि आई लव ऑरेंज, और बी कह रहा है, और सी जो पर्सन है वो कह रहा है कि आई वांट टू ईट ऑरेंज, है ना? तो ये दोनों क्या हो गए? ये सब्जेक्टिविटी होगी। तो ये क्या होगा? इसका क्वांटिटेटिव मीनिंग हो गया, है ना? और ये जो कि कह रहा है कि दीज आर ऑरेंज, ये इसका लिटरल मीनिंग, और ये इसकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी एज इट इज होती है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? कि उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारे प्रिजुडाइज नहीं शामिल होने चाहिए उसमें, और ना ही सब्जेक्टिव एरर होने चाहिए। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करें या जब भी हम रिसर्च करें, एक अच्छे रिसर्च के लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट होता है रिसर्चर के लिए, कि अच्छी रिसर्च और अच्छे रिसर्चर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो फ्री फ्रॉम बायसेस, किसी भी तरीके की उसके दिमाग में कोई बायस ना हो, कोई भी प्रिजुडाइज ना हो,
जैसे फॉर एग्जांपल प्रिजुडाइस को अगर हम बात करें तो पूर्वाग्रह बोलते हैं, किसी चीज के प्रति पूर्वाग्रह प्रिजुडाइस है ना। तो जैसे इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अ, एक हमेशा से हमारे माइंड में एग्जांपल रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसमें फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये हमने कहाँ से पता चला कि लोगों ने हमें बताई, है ना। ये एक तरीके का प्रिजुडाइस है। तो जब भी हम वेस्ट में जाएंगे, किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, तो उनको ये लगेगा कि ये जो है ना कि ये तो इनकी फैमिली वैमिली तो होती नहीं है, लेकिन रियलिटी में जो रिसर्चर होगा वो इस तरीके से नहीं सोचता है। वो जो सुनी सुनाई बातें है या जो प्रिजुडाइज है उन पे भरोसा नहीं करता, वो रियली वहां जाएगा, वो यूरोप में घूमेगा, रिसर्च करेगा, 3-4 कंट्रीज में जाएगा, सैंपलिंग करेगा, उसके बाद वो अपना रिजल्ट लिखेगा कि मैंने ये देखा, है ना। तो वो होती है प्योर रिसर्च। तो रिसर्चर में रिसर्च जब भी हम करें, ऑब्जेक्टिविटी रहनी, उसमें कोई भी प्रिजुडाइस के लिए कोई जगह नहीं होती, है ना। हमारे दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। जब भी रिसर्चर सैंपल उठाए, तो एरिया का प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए उसके माइंड में, मैं बताऊं। क्योंकि प्रिजुडाइस अलग अलग चीजें के होते हैं ना, कोई एरिया का। जैसे बेसिकली क्या करते हैं कि मोस्टली रिसर्चर आपके अपने नजदीक जो उनके आसपास का एरिया होते हैं वही रिसर्च करते हैं, है ना। होता है कि वो अगर कोई नॉर्थ का है तो उसको लगेगा कि साउथ के लोग ऐसे होते हैं, है ना। अगर जो साउथ का होगा उसको नॉर्थ के, तो ये डिफरेंस है। तो जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना, तो कल्चरल डिफरेंस भी बहुत बार क्या करता है कि प्रिजुडाइस और बाइस पैदा करता है हमारे माइंड में। लेकिन एक अच्छे रिसर्चर के लिए हमें कोई एरिया स्पेसिफिक बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। हमारे माइंड में कोई कास्ट, कोई रिलीजन, है ना, कोई भी एथनिसिटी, है ना, कोई भी कल्चर, है ना। हमें जितने भी हमारे प्रिजुडाइस है, जितने भी हमारे बाइस के एरिया, वो सभी के सभी दूर रखने हैं रिसर्च के लिए। तो रिसर्च के जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हमें जितने भी बाइज है वो दूर रखने हैं। तो चाहे वो एक्सटर्नल हो, पर्सनल हो, ऑब्जर्वर हो या ह्यूमन हो। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जब भी हम रिसर्च में बात करते हैं, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो बेसिकली जो इसमें इम्पोर्टेंट हमारे बायसेस की बात करेंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी की बात है और रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी है कि उसमें कोई भी प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा बायस नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्टिविटी एंड फ्री फ्रॉम बायसेस। तो कोई भी रिसर्चर वो बायसेस से फ्री होना चाहिए। कोई भी रिसर्च है उसमें हमेशा ऑलवेज ट्रुथ फाइंड करनी है हमें, है ना। हमें सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बायसेस से। तो जब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जो एक्सटर्नल बाइस की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल बाइस क्या होता है कि जो पार्टिकुलर कल्चर है ना, या किसी पार्टिकुलर की ओपिनियन है। अब इसको आप इजी लैंग्वेज में आप समझाऊं तो इलेक्शन आते हैं बहुत बार, इलेक्शन नजदीक हुए, अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए, ठीक है। तो कर्नाटका में बहुत सारी ओपिनियन पोल्स होती है ना। जो रिसर्चर होते हैं ओपिनियन पोल फाइंड आउट करते हैं, है ना, प्री पोल सर्वे करते हैं, आपने देखा होगा। और प्री पोल सर्वे, और दूसरा होता है पोस्ट पोल सर्वे, जिसको जो एग्जिट पोल हमारे आते हैं, जैसे आया कि इसकी पार्टी सरकार बनाएगी, ए पार्टी की, बी पार्टी की। जो प्री पोल सर्वे है वो पब्लिक में जाके होता है ना। कि इलेक्शन से पहले ही जनता का मूड जज करने के लिए कि अब की बार लोग किसको वोट कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि कोई आपको ये कह दे कि भाई यहाँ तो लोगों का ये मूड है, अब की बार ए पार्टी को या बी पार्टी को वोट करने वाले हैं लोग, है ना। तो हमें किसी भी एक्सटर्नल जो बाइज है हमारा, चाहे भी वो कल्चर का बाइज हो, चाहे किसी की ओपिनियन हो, उस बाइज को हमें दूर रखना है पार्टिकुलर कल्चर की और पार्टिकुलर ओपिनियन की, जो क्रिएट करता है मीडिया। तो बाय मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट द पार्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। तो ये तो हमने मीडिया, सत्यम सर काफी अच्छे से इसको पढ़ाते हैं कि जो मीडिया का बाइजनेस है, जो मीडिया जिस तरीके से ओपिनियन क्रिएट करता है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी, हमारे वर्चुअल रियलिटी प्रेजेंट करता है। आपने जॉर्ज गर्नर की बहुत सारी थ्योरी, जॉर्ज गर्नर की कल्टीवेशन थ्योरी पढ़ी होगी आपने। सर काफी अच्छे से कराते हैं, अगर किसी ने नहीं करा तो आप एक बार सर की दोबारा वीडियो जाके देख लेना, सर से बोल देना सर ये कॉन्सेप्ट समझा दे। तो कल्टीवेशन थ्योरी में जॉर्ज गर्नर क्या करता है कि मीडिया क्या करता है, मीनवर्ल्ड सिंड्रोम क्रिएट करता है ना। तो मीडिया एक ओपिनियन क्रिएट करता है। आप एज ए रिसर्चर है, आपने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू किया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो एक्सटर्नल बायस नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल बायस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कल्चर का
और ओपिनियन की कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना? चाहे वो मीडिया बताए हमें, चाहे कोई तीसरा पर्सन बताए, एक अच्छे रिसर्चर होने के नाते हमें खुद जो है ना कि फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करना, और जो हमारी फाइंडिंग आई है, चाहे फिर वो कोई भी फाइंडिंग आए, हमें वो एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है? तो जब हम रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायसनेस का क्या मतलब है कि हमारे पर्सनल बिलीफ होते हैं, है ना? हम किसी ना किसी रिलीजन से, किसी ना किसी कास्ट से, किसी ना किसी जेंडर से, है ना, किसी ना किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पर्सनल बिलीफ, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, इन चीजों की कोई जगह नहीं होती अच्छे रिसर्चर के लिए। तो रिसर्चर का जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो हमारी एक्सटर्नल बाइसनेस से, पर्सनल बाइसनेस से, और जो थर्ड है इसमें ऑब्जर्वर बाइसनेस। तो ऑब्जर्वर बाइसनेस की बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पर्सनल बाइसनेस क्या है, एक्सटर्नल बाइसनेस क्या होती है, ऑब्जर्वर बाइसनेस क्या होती है रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स में, है ना? तो अगर ऑब्जर्वर बायसनेस क्या होती है, ऑब्जर्वर है कि मैं, कोई रिसर्चर है, ए रिसर्चर है, तो वो जब फील्ड में डाटा कलेक्ट करता है, तो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है ना? तो अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही वो डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन एक अच्छा रिसर्चर होने के लिए हमारे ऑब्जर्वर की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी कल्चर की, किसी भी सोसाइटी की, है ना? उसकी जो आउन, जो खुद की एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा रिजल्ट आएगा। कई बार रिसर्चर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि इसका तो ये रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो होता है कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही होंगे, है ना? और जो यहाँ मैं रिसर्च करके क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, तो डाटा कलेक्ट नहीं करते। तो हमारी जो ऑब्जर्वर बाइसनेस है वो बिल्कुल दूर रहनी चाहिए, हमें सभी बाइसनेस से, जो हमारे सभी पूर्वाग्रह है हमारे माइंड में, उनको दूर रख के हमें अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, एक्सटर्नल बायसनेस, पर्सनल बायसनेस, ऑब्जर्वर बायसनेस। उसके बाद आके होती है एक्सपेक्टेंसी, जो मैंने बात कही कि एक उम्मीद होती है रिसर्चर को, उसकी एक्सपेक्ट है कि भाई उसको होता है कि उसकी रिसर्च का रिजल्ट ये आएगा, है ना? लेकिन एक अच्छी रिसर्च के लिए करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि हमें एक्सपेक्टेंसी बायसनेस से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है? और इसमें जो नेक्स्ट है वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो बायसनेस क्या होती है कि प्लेसिबो एक तरीके से मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज होता है। तो इसमें एग्जांपल दिया, मैनी पीपल क्लेम फील बेटर आफ्टर टेकिंग प्लेसिबो सच एज शुगर पिल। जैसे फॉर एग्जांपल है, हमें हुआ तो फीवर है ना? तो फीवर होने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो डॉक्टर क्या करता है कि कई बार प्लेसिबो दे देता है, मतलब आपको फीवर की दवाई नहीं देगा, जब डायग्नोज करके वो प्लेसिबो हो सकता है, वो आपको शुगर पिल्स दे देगा या किसी और की टेबलेट दे देगा। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि भाई उसने तो टेबलेट ले लिया, अब उसको बिल्कुल जो है ना कि सर दर्द या जो भी बुखार है वो ठीक हो ही जाएगा। तो इसको प्लेसिबो बोलते हैं। जैसे कोविड 19 में प्लेसिबो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ। तो जब वैक्सीनेशन ट्रायल कर रहे थे, है ना, लोगों पे, तो किसी को वैक्सीनेशन दे रहे थे, मान लिया ए पर्सन को वैक्सीन की उन्होंने, कोविड की, बी को हो सकता है उन्होंने प्लेसिबो दी, है ना? ताकि उसका बिहेवियर जज करने के लिए, आपकी जब ट्रायल होती है वैक्सीनेशन की, तो इसी के तरीके से होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्लेसिबो लगा देते हैं। प्लेसिबो का मतलब है कि उसमें कोविड की वैक्सीन नहीं होगी, उसमें हो सकता है कि कोई ग्लूकोज हो, या उसमें हो सकता है, मतलब कोई भी अलग मटेरियल हो सकता है, या उसमें एनर्जी बूस्टर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वैक्सीन नहीं होगी। मतलब वैक्सीन के नाम पे किसी कोई अलग चीज उसको दे दे। तो इस तरीके का भी प्लेसिबो बायसनेस नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। अगर हम डाटा किसी मान लिया कि हमें सर्वे करना और हमें दिल्ली का डाटा कलेक्ट करना हमारा एम है, तो हमें दिल्ली का ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल या फिर केरला से डाटा कनेक्ट करके और जो है ना कि दिल्ली का रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी प्लेसिबो बाइसनेस की भी कोई जगह नहीं होती, ठीक है? तो अगर आपको ये इमेज दिख रही है तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी, जब मैंने बात की थी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की, कि ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है हमारी रिसर्च में, है ना? तो हमारी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटीज में आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये ट्री है। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो क्या है, ये पेड़ है ना? तो ये जो इसको लिख देते हैं ए पर्सन, ये बी पर्सन और ये सी पर्सन। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है इसमें? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये आई, ए के तो माइंड में ट्री है ना? तो ट्री का मतलब ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है इसके माइंड में।
दूसरा सोच रहा है कि ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है ये एप्पल का पेड़ हो, मतलब सेब का पेड़ हो, है ना, ये सब्जेक्टिविटी आ गई इसमें। ये कह रहा है कि भाई ये तो पेड़ है, इसको काट के या इसके फल बेच के मैं, है ना, बहुत सारे डॉलर का साइन है, बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तो ये भी इसके माइंड में क्या है कि सब्जेक्टिविटी है इसकी, ये पर्सनल ओपिनियन है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्टिविटी एक पर्सनल चीज है, और ऑब्जेक्टिविटी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मतलब लिटरल है, जो है जैसे इसके माइंड में जो थिंक कर रहा है ये। सर इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सत्यम सर सिम्योटिक थ्योरी में। अगर आप सिम्योटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें डेनोटेशन और कोनोटेशन के बारे में काफी चीजें पढ़ोगे, तो ये आइकॉनिक पिक्चर है इसकी, मतलब बिल्कुल जो माइंड में है इसके जो एज इट इज है। तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और ये इधर जो बी और सी है इसमें ये क्या है, इसकी सब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में? रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स में आपको ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी समझ में आई? ये जो जितनी भी बाइसनेस है, एक्सपेक्टेंसी है, प्लेसिबो है, या जितनी भी हमें पीछे पड़ी है, सारी की सारी हमें अच्छे से जो है ना कि कवर अप करके जाने, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे नेट में। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो रिलायबिलिटी है ना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि ये भी एक रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों बहुत ध्यान से समझने हैं। एक तो रिलायबिलिटी, और सेकंड है वैलिडिटी। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपकी रिसर्च रिलायबल होगी, या आपकी रिसर्च वैलिड होगी या नहीं होगी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो जब डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई हमसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो इसका मतलब है कि वो हमारे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने वेट मेजर किया, है ना, हमने अपनी बॉडी का वेट मेजर किया, हम करते हैं ना। तो फर्स्ट हमने रीडिंग ली, फर्स्ट आया, फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है, उसका फर्स्ट रिजल्ट आया हम्म, कि वो 69 किलोग्राम का है ना। दूसरी बार रीडिंग ली, उसका आया 68 किलोग्राम। तीसरी बार रीडिंग आई, उसका क्या आया? 70 किलोग्राम। ठीक है, फोर्थ रीडिंग ली, उसका आया 69 किलोग्राम, है ना। तो हमारी फर्स्ट और फोर्थ जो रीडिंग है ये क्या है? सिमिलर रीडिंग है ना। तो इसमें सिमिलैरिटीज है दोनों रीडिंग्स में, जो हमने ऑब्जर्वेशन ली किसी भी एक्सपेरिमेंट की, इसमें क्या है, सिमिलैरिटीज है। और सिमिलैरिटीज जो होती है, तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है रिसर्च क्या है हमारी, रिलायबल है ना। ठीक है, अगर यहाँ 68 की जगह हम बात कर ले, यहाँ भी 70 यहाँ भी हमारा 69 रिजल्ट आता, और यहाँ भी 69 रिजल्ट आता, तो हम क्या कहते हैं, हमारे रिजल्ट ये भी सिमिलर ही है ना। मतलब एक्यूरेसी और प्रिसिजन दो वर्ड होते हैं, मैं इनके बारे में बताऊंगा। एक्यूरेसी जो होती है हमारी किसी भी रिसर्च में, एक्यूरेसी होता है ट्रू वैल्यू से मैचिंग, है ना, ट्रू वैल्यू। और प्रिसीजन होता है नियरनेस, मतलब प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसर्च के लिए। तो जो अगर यहाँ सभी की सभी वैल्यू 69 69 69 आती, तो हम बोलते हैं हमारी क्या है, रिसर्च क्या है, एक्यूरेट है। ये बात आई आपको समझ में? लेकिन अगर ये 69 है, ये 68 है, ये 70 है, 69 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिसर्च रिलायबल है।
ठीक है। और ये आती 69 69 69 एक्यूरेट का मतलब होता है कि हमारी रिसर्च वैलिड है ना। तो हमारी रिसर्च वैलिडिटी, हमारी रिसर्च में वैलिडिटी है। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो अब मैं इसमें जो ये इमेज देख रहे होगे आप, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। तो हमारी रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये दो चीजें हैं, है ना। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपके रिजल्ट क्या कंसिस्टेंट आने चाहिए, है ना। और वैलिडिटी का मतलब है कि रिजल्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव। तो वैलिडिटी जो रिसर्च की होती है वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ना आपने रिसर्च में, कि हम ये फाइंड आउट करेंगे हमारे रिजल्ट में, है ना। तो ये हमारी रिसर्च का उद्देश्य है। तो जब हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं तो हमारी रिसर्च क्या होती है, हम रिसर्च को ऑब्जेक्टिव मानते हैं एक हद तक। ठीक है। और सॉरी, ऑब्जेक्टिव जो हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, रिसर्च हमारी वैलिड है। और रिलायबल बोलते हैं जब सिमिलैरिटीज ऑफ रिजल्ट आए। इस एग्जांपल से हमने इस चीज को समझा। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी रिसर्च के। तो अब इसमें आप इस इमेज में देखो, एक है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, है ना। ये जो शूटिंग करते हैं जो लोग, है ना, शूट, तो उसमें ये होता है बीच में गोल्ड का निशान होता है। अगर ये कलरफुल होता है तो यहाँ गोल्ड होता है ना, जिसका यहाँ निशाना लगेगा वो गोल्ड पे होगा। अब इसमें आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, है ना। तो डॉट डॉट में क्या है कि ये हमारी सिमिलैरिटीज तो है रिजल्ट की, है ना। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी कब आएगी? जब यहाँ सेंटर पॉइंट पे हमारा निशाना लगेगा, सेंटर पॉइंट पे यहाँ जो है ना कि तीर आके या जो हमारी बुलेट आके लगेगी, है ना। तो ये क्या है कि रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। तो मतलब हमारी रिसर्च पहले उसमें क्या है, इसमें सर्कल में रिलायबल है बट नॉट वैलिड। ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि अब ये बिल्कुल दूर दूर हो गए, स्कैटर्ड हो गए यहाँ पॉइंट, जो डॉट है जहां भी हमारा वो लगा, सीधा निशाना लगा। तो ये क्या है कि लो वैलिडिटी है और लो रिलायबिलिटी है। अब इसमें क्या है कि ना तो ये हमारी रिलायबल है, ना ही इसमें वैलिडिटी है। और जो ये लास्ट है, अब इसमें देखो कि जो हमारे जितने भी इसमें जो हमारा निशाना लगा वो बिल्कुल सेंटर में लगा, जो गोल्ड का पोर्शन होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ रिजल्ट भी है ना। सिमिलैरिटी ऑफ रिजल्ट की बात करें तो हमारा क्या होगी, रिसर्च रिलायबल हो गई। ठीक है। और सेकंड ये हमारी क्या है, वैलिडिटी भी है। रिसर्च वैलिड भी है हमारी, कैसे? क्योंकि इसमें वैलिडिटी का जब हमने पढ़ा था, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। तो हमारी एक्यूरेसी है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे लगी है। सिमिलैरिटी भी है रिजल्ट्स की, लेकिन एक्यूरेसी भी है। एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है। क्योंकि हमें डायरेक्ट यही सेंटर में ही निशाना लगाना है, तो सेंटर में ही हमारा लग रहा है ये जो हमारा तीर है। तो इसीलिए ये रिसर्च क्या होगा, ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये वाला, ये हमारा रिलायबल भी है और वैलिडिटी है। तो इस तरीके से जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च की हमारी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और हमारी रिसर्च वैलिड भी होनी चाहिए, है ना। इसको इसमें फर्दर नेक्स्ट इसमें हमारी इंटरनल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ये टॉपिक हम बाकी जो टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक आप दोबारा समझा दो, है ना। लेकिन जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो रिसर्च के हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। स्टार्टिंग में हमने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी है ना। उसके बाद हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े है ना। और हमने रिसर्च के अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कुछ, है ना। तो ये चीजें हमें, ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल पढ़ के आनी है थोरोली। आप इसके लिए जो बुक है, केवीएस मदान की जो बुक है, उससे आप थ्योरी कर सकते हो। काफी अच्छी थ्योरी लिखी हुई है केवीएस मदान में, है ना। और भी जो आपके पास बुक हो पेपर वन के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने थ्योरी जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लो टॉपिक वाइज, उसी के फिर आपको आपने क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्योरी, तो इस तरीके से आपने
अप्रोच रखनी है कि आपको थ्योरी से क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन से थ्योरी पे जाना है ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके माइंड में आएगा ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो आपको थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी से क्वेश्चन। तो आपको कल इन तीन चीजों की, रिसर्च की और रिसर्च के ऑब्जेक्ट डेफिनेशन की, ऑब्जेक्टिविटी की और करेक्टरिस्टिक्स की, जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, है ना, इनके आपको थ्योरी और क्वेश्चन जरूर पढ़ के आने हैं, है ना, ताकि आपको साथ के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। तो हम कोशिश करेंगे जितने कम टाइम में हम जितने ज्यादा चीजें समझ पाए, वो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपका। और आप फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको समझ में आई या चीजें नहीं आई, या किस तरीके से हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस एवरीवन, थैंक यू।